नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का अपनी पाठशाला में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 6 के अंदर क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 में भी हमें एक नया पॉइंट दिया गया है। तो चलिए सवाल को पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है। दीप, ज्योति और गीता उनकी पूंजी के अनुपात में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार है। तो यहाँ पे लिखा है कि उनका जो लाभ हानि का प्रमाण है वो किसके ऊपर से निर्धारित करना है, उनके पूंजी के ऊपर से। जब आप किताब में उनकी पूंजी देखोगे तो पूंजी कितनी दी गई है, 1,50,000 और 1,00,000। तो अगर आप उसमें से कॉमन जीरो हटाओगे तो क्या बचेगा, 10, 15 और 10। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 दूनी 10। इसका मतलब अनुपात क्या बनेगा, 2:3:2। तो ये तो हमने पहले भी सीख लिया है कि पूंजी के ऊपर से अनुपात कैसे ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो आपको ये आता होगा। सबसे पहले आप उनके पीछे जो कॉमन जीरो है हटा देंगे तो आपके पास बचेगा 10, 15 और 10। उसी के ऊपर से हमने ये अनुपात बनाया। ठीक है, ये तीनों 5 के पाड़े में आते थे इसलिए हमने अनुपात को छोटा कर दिया। तो अनुपात क्या बनेगा उनका पुराना, 2:3:2। चलिए, हमको पेड़ी की पक्की तलपट दी गई है। समायोजन पे आते हैं। यहाँ लिखा ऊपर दी गई तारीख पर ज्योति निवृत्त होती है। तो कौन निवृत्त हो रहा है, यहाँ पर ज्योति निवृत्त हो रही है। तो आपको ध्यान रखना है। तो चलिए तय की गई शर्तें पढ़ते हैं। सबसे पहला लिखा है दीप और गीता के नए लाभ आने का प्रमाण 1:1 रखना है। तो आज हमें नया अनुपात दिया है 1:1, समान अनुपात दिया है। ख्याति का मूल्यांकन 70,000 तय किया गया है। तो ख्याति का मूल्यांकन में से हम क्या करेंगे, ज्योति के भाग की ख्याति निकालेंगे और उसकी जो भी ख्याति आएगी कौन देगा, दीप और गोपी। यहाँ पे लिखा है कि देनदारों पर डूबती अनामत 10% तक घटानी है। तो यहाँ पर डूबत ऋण अनामत 10% तक घटाने का क्या मतलब है, थोड़ा विचारिए, आगे मैं आपको बता ही दूंगा। तो आप देनदार पर टिक कर लीजिएगा। तीसरे में लिखा है स्टॉक उसकी लागत कीमत की अपेक्षा 25% अधिक कीमत से दर्शाए गए हैं। जो लागत कीमत से दर्शाना है या लिखना है। लागत कीमत का मतलब क्या होता है, यहाँ पर बाजार कीमत। तो ये वाला पॉइंट भी हमने पहले ही सीख लिया है। हम यहाँ पर अपनी जो बही कीमत है वो 25% अधिक लिख के बैठे हैं, जबकि लागत कीमत पर हमको 100 दर्शाना है। इसका मतलब हमें अपनी बही में अधिक लिख के बैठे हैं। और जैसे कि आपको पता है, अगर हम अधिक लिख के बैठे हैं तो हमको माइनस करना पड़ेगा। बट कितना माइनस करना पड़ेगा यहाँ पर नहीं लिखा है, केवल परसेंटेज निकला है। तो हमको यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन करने पड़ेगी, जो कि हमने पहले भी सीख ली है प्रवेश के अंदर, तो आपको आती होगी। तो आप स्टॉक पे टिक कर लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है ट्रेडमार्क के 60,000 चालू वर्ष में चुकाए हैं, जो कुल 6 वर्ष के लिए हैं। तो हमने यहाँ पर अपने ट्रेडमार्क के पूरे 60,000 इस वर्ष में चुका दिए। अब हम क्या करेंगे, धीमे धीमे उसको 6 वर्षों के लिए अप्लिखित करेंगे। तो इस वर्ष के लिए हम अप्लिखित कर देंगे। ठीक है, तो आपको ट्रेडमार्क पे टिक कर लेना है। तो इस वर्ष के लिए कितना अप्लिखित करेंगे, जब आप 60,000 को 6 से भाग दोगे तो यहाँ पर आएगा 10,000। इसका मतलब हर साल हम 10,000 माइनस करेंगे और 6 वर्ष में उसकी रकम को पूरा कर देंगे। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है कि जो अदृश्य संपत्ति होती है वो धीमे धीमे अप्लिखित करी जाती है, तो हम इसको 6 वर्ष में माइनस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है कि प्रोविडेंट फंड की जिम्मेदारी 35,000 तय हुई है। तो आप देख सकते हो कि प्रोविडेंट फंड पुराना कितना दे रहा है हमको, 32,000। नवी कीमत कितनी तय हो गई है, 35,000। इसका मतलब हमको 3,000 एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। अगर दायित्व तो बढ़ता है तो मजा नहीं आता है, ठीक है, धंधे में। इसका मतलब हमको चुकाना पड़ेगा, तो पुनर्मूल्यांकन खाते उधार करेंगे और प्रोविडेंट फंड में प्लस करना पड़ेगा। या आप डायरेक्ट 35,000 लिख सकते हो। ठीक है, जो पॉइंट आपको मैं नया बता रहा था वो यही है। छठे नंबर के समायोजन, नई पीढ़ी में कुल पूंजी पुरानी पीढ़ी की कुल पूंजी जितनी ही रखनी है। यह पूंजी दीप और गीता उनके नए लाभ आने के प्रमाण में रखेंगे। इसके लिए अंतर की रकम उनके चालू खाते ले जानी है। तो यहाँ पर जो दीप और गीता है अपनी नई पूंजी टोटल कितनी रखने वाले, जो पुरानी पीढ़ी की कुल पूंजी कितनी है, 3,50,000। बट यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि ज्योति नहीं है, तो टोटल पूंजी किसके अंदर बटेगी, केवल दीप और गीता में, उनके नए लाभ आने के प्रमाण में। तो जब आप इस पॉइंट की तरफ पहुंचेंगे तब मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। तो फिलहाल आपको याद रखना कि आज हमें नई पीढ़ी की जो नई पूंजी उसके बारे में कुछ लिखा गया है। ठीक है, तो सभी समायोजन हमने अच्छे से पढ़ लिए। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके खातों में बाकियां रखेंगे। सबसे पहले देखते हैं पूंजी दायित्व पक्ष क्या लिखा है। पूंजी खाता जमा कर देंगे, पूंजी को शेष आगे लाए। तो 1,50,000, फिर से गीता की 1,00,000। आगे लिखा है सामान्य नमत, जैसे कि आपको पता है एकत्रित किया गया लाभ है, आपस में साझेदारों में बांट देंगे। यहाँ लिखेंगे सामान्य अनामत। तो जब आप बांटोगे तो यहाँ पर आएगा 8,000, 12,000 और 8,000।
सिंपल, आपको ये बांटना तो आता ही होगा। आगे बढ़ते हैं। लेनदार, लेनदार हमारा दायित्व है, पूंजी दायित्व पक्ष में लिखेंगे। हम डायरेक्ट लिख देंगे क्योंकि समायोजन इस पर कुछ है नहीं। तो लेनदार 60,000। आगे दिया है प्रोविडेंट फंड, जैसे कि पता है आपको समायोजन है तो रकम इसके अंदर लिख देंगे हम 32,000। संपत्ति लेना पक्ष में आते हैं। सबसे पहले हमें दी गई ख्याति, जैसे कि पता है आपको पुरानी ख्याति है, पुरानी ख्याति पुराना साझेदारों के बीच पुराना अनुपात में हम अपलिखित करेंगे। तो अनुपात क्या बना था हमारा 2:3:2। उसी के अंदर टोटल ख्याति को हम बांटेंगे। तो यहां पर आएगा 4,000, 6,000, 4,000। सिंपल। आगे बढ़ते हैं। जमीन मकान, संपत्ति हमारी जमीन मकान। तो जमीन मकान पे हमारी कोई समायोजन नहीं, तो डायरेक्ट लिख देंगे 2,90,000। नेक्स्ट यहाँ पे ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क पर हमारी समायोजन है, ठीक है, 60,000 हम रकम अंदर लिखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे स्टॉक, स्टॉक पर भी क्या है समायोजन है 50,000। आगे लिखे देनदार, देनदार पर भी डूबत ऋण के समायोजन है, रकम अंदर लिख देंगे 40,000। लास्ट में यहाँ पे लिखा है बैंक। तो जैसे कि आपको पता है अगर आप समायोजन देखोगे तो निवृत्त साझेदार को हमें यहाँ पर कोई भी रकम रोकड़ से चुकानी नहीं है। तो यदि आप रोकड़ खाता बनाओगे तब भी चलेगा, नहीं बनाओगे तो भी हमारा सवाल हो जाएगा, ठीक है। बट नियम प्रमाण मैंने यहाँ पर रोकड़ खाता बना दिया, तो मैं यहाँ लिख दूंगा शेष आके लाए, कितना है 22,000, ठीक है। यदि आप बैंक खाता नहीं बनाना चाहो तो डायरेक्ट रोकड़ खाता हम कहाँ लिखेंगे, संपत्ति लेना पक्ष में। बट हम कंफ्यूज ना हो कि कब रोकड़ खाता बनाना है कब रोकड़ खाता नहीं बनाना है, इसलिए मैंने यहाँ पर रोकड़ खाता पहले से बना दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सभी प्रकार की बाकियों को रख दिया है खातों में। चलिए अब एक एक करके समायोजन को हल करते हैं। ख्याति के समायोजन का हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं दूसरे समायोजन को। यहाँ लिखा है कि देनदारों पर डूबती अनामत 10% तक घटाना है। तो आपको इतना घटाना है कि उसकी कीमत कितनी रहे, डूबती अनामत की 10% रहे। तो 40,000 का 10% कितना हो जाएगा, माइनस करेंगे डूबत ऋण अनामत 10%। तो 40,000 का 10% 4,000, माइनस कर देंगे रकम बाहर लेते हैं 36,000, ठीक है। हमको 10% ही माइनस करनी है। अब जब आप पुनर्मूल्यांकन खाते में लिखोगे तो क्या करना पड़ेगा, नई माइनस पुरानी डूबती अनामत। तो आप देख सकते हो कि नई डूबती अनामत पास कितनी आई है 4,000, और पुरानी पक्के तलवट में हमें कितनी दी गई 6,000। इसका मतलब डूबती अनामत हमारे पास कम हो गई है। तो नई माइनस पुरानी करोगे तो माइनस में रकम आएगी, माइनस का मतलब हमको कम देनी है। तो कहाँ लिखेंगे, जमा बक्स में डूबत ऋण अनामत खाते। क्या कर दिया हमने 4,000 माइनस 6,000, माइनस में इसलिए कहाँ लिखना पड़ रहा है, जमा बक्स में 2,000। या आप ऐसा भी समझ सकते हो कि 6,000 देनी थी बट अब देनी कितनी, केवल 4,000, इसका मतलब 2,000 का हमें लाभ हो गया है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। 10% तक का मतलब है हमको 10% ही घटाना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्टॉक उसकी लागत कीमत की अपेक्षा 25% अधिक कीमत पर दर्शाए गए हैं, जिसे हमें लागत कीमत पर ही दर्शाना है, इसका मतलब बाजार कीमत पर ही दर्शाना है। तो यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन करने पड़ेगी। सबसे पहले मैं यहाँ लिखूंगा बाजार कीमत और बही कीमत, ठीक है। जो हमारी चौपड़ी कीमत है उसको हम बही कीमत बोलेंगे। बाजार कीमत ऑलवेज कितनी रहती है, 100 रहती है, ठीक है। बाजार कीमत ऑलवेज कितनी रहती है, 100। बाजार कीमत के ऊपर से हमने बही कीमत कितनी गिन ली है, 25% अधिक गिन ली है, यानी 25 रुपये अधिक गिनी है। तो कितनी हो गई बही कीमत, बही कीमत कितनी हो गई 125%। तो बही कीमत हमें दी 125%। बाजार कीमत हमें अभी नहीं पता है, पर बही कीमत एक्चुअल कितनी दी गई है 50,000। तो बस आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो जब आप करोगे तो 50,000 गुणा 100 भागे 125, तो जब आप सोल्व करोगे तो यहाँ पर आएगा 40,000। तो एक्चुअल में हमारी स्टॉक की कीमत है कितनी 40,000, जबकि हम लिख के कितना बैठे 50,000। इसका मतलब हमको 10,000 यहाँ पर माइनस करने पड़ेंगे, ठीक है। तो चलिए इसके समायोजन को हल कर देते हैं। स्टॉक में से यहाँ पर क्या होगा, माइनस होगा, माइनस कमी। देख सकते हैं कि एक्चुअल में बाजार कीमत यानी लागत कीमत है कितनी 40,000, हम कितना लिख के बैठे हैं 10,000, हम कितना लिख के बैठे 50,000। इसका मतलब आपको 10,000 माइनस करना पड़ेगा। संपत्ति में कमी आई है, इसका मतलब पुनर्मूल्यांकन खाते उधार पक्ष में लिखेंगे। स्टॉक खाते, स्टॉक खाते
10,000। ठीक है, सिंपल था, ज़्यादा कुछ खास है नहीं इसके अंदर। मैंने आपको बहुत बार ये वाला पॉइंट समझा दिया, प्रवेश के अंदर भी आया था और निवृत्ति के अंदर भी आपने अच्छे से सीखा है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि लागत कीमत पर दर्शाना है तो कैसे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, बाजार कीमत को ही हम लागत कीमत बोलते हैं, तो आपको कंफ्यूज ज़्यादा नहीं होना है। ठीक है, चौथे में लिखा है कि ट्रेडमार्क 60,000 चालू वर्ष में चुका है, जो हमें कुल 6 वर्ष के लिए रखने हैं। तो कोई नहीं, हम इस वर्ष के लिए माइनस कर देंगे। अगर आप 6 से भाग दोगे तो कितना आएगा, 60,000 को जब आप 6 से भाग दोगे तो 10,000 आएगा, तो माइनस करेंगे, कमी, या आप अलिखित भी लिख सकते हो। ठीक है, 10,000। तो अब अगले 5 वर्षों के लिए कितने रह गए, वो 50,000। तो इस साल के लिए हम माइनस कर देंगे 10,000 को। ठीक है, यहां लिख देंगे ट्रेडमार्क खाते 10,000। ये अदृश्य संपत्ति होती है, इसे हमें धीमे धीमे करके ही चुकाना पड़ता है। जैसे कि आपको पता होगा, हम एक साथ इस खर्च को पूरा दिखा सकते नहीं है हमारे कंपनी में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस 60,000 को हम धीमे धीमे 6 वर्ष के लिए करेंगे, माइनस करते जाएंगे। तो इस वर्ष के लिए हमने 10,000 माइनस कर दिया, अगले 5 वर्षों के लिए हमने 50,000 यहाँ पर रख दिए। ठीक है, संपत्ति में कमी आई है तो हम कहाँ लिखेंगे, पुनः मूल्यांकन खाते उधार पक्ष में। तो यहाँ पर हमने लिखा 10,000। सिंपल समायोजन थी। आगे बढ़ते हैं, प्रोविडेंट फंड की जिम्मेदारी 35,000 तय हुई है। तो एक्चुअल में प्रोविडेंट फंड थे कितने के, 32,000। अब 35,000 तय हो गए, इसका मतलब 3,000 हमको एक्स्ट्रा चुकाना है, तो प्लस करेंगे वृद्धि 3,000। अगर दायित्व में वृद्धि होती है इसका मतलब हमारा खर्च बढ़ता है। खर्च को कहाँ लिखेंगे हम, पुनः मूल्यांकन खाते उधार पक्ष में। तो यहाँ लिख देंगे प्रोविडेंट फंड खाते, कितना देना पड़ रहा है हमें एक्स्ट्रा, 3,000। तो यहाँ पर हमने लिखा प्रोविडेंट फंड खाते 3,000। तो यहाँ पर जो समायोजन आपको पहले से आती थी वो सभी हमने यहाँ पर सोल्व कर दिए, केवल पूंजी की और ख्याति के समायोजन यहाँ पर बचे हुई है। ठीक है, तो चलिए, ख्याति के समायोजन करने से पहले हमें लाभ का प्रमाण निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें यहाँ पर नया लाभ आने का प्रमाण दिया हुआ है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, लाभ का प्रमाण निकालेंगे, लाभ का प्रमाण। और जैसे कि आपको पता है कि नया अनुपात और पुराना अनुपात दोनों यहाँ पर दिया हुआ है। तो टोटल साझेदार यहाँ पर कौन है, दीप, ज्योति और गीता। पुराना प्रमाण इनका क्या है, 2:3:2। ठीक है, 7। ठीक है, और नया प्रमाण यहाँ पर जैसे कि ज्योति जा रही है तो किसका किसका दिया होगा, दीप और गीता का समान अनुपात दिया है, 1/2, 1/2। तो आप यहाँ पर ध्यान से देख सकते हो कि जब ज्योति जा रही है तो इन दोनों का प्रमाण क्या बच रहा है, 2:2। और नया प्रमाण भी क्या दिया, समान ही दिया है, 1:1। तो जब भी आप इनका लाभ का प्रमाण निकालोगे तो वो भी कैसे आने वाला है, यहाँ पर समान ही आने वाला है। चाहे तो आप करके देख सकते हो, आपको थोड़ा दिमाग लगाना है। तो दीप और गीता को जब आप देखोगे तो इनका पुराना प्रमाण क्या है, 2:2। ठीक है, इन्हीं का प्रमाण देखना है केवल आपको, 2 और 2 है। और जो नया है वो भी कैसा है, समान है, 1 और 1। तो जब भी आप इनका लाभ का प्रमाण निकालोगे तो वो भी समान ही आने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। दीप और गीता, नया प्रमाण क्या है, 1/2, 1/2। और पुराना क्या दिया था, 2/7। और इसका भी क्या है, 2/7। तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे कि आपको पता है, 7 एकम 7, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14। माइनस करोगे तो यहाँ पर आएगा 3/14। तो ये किसका आया, दीप का। अब यहाँ पर नीचे कर लेते हैं किसका, गीता का। 7 एकम 7, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14। तो यहाँ पर भी क्या आया, 3/14। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि जब भी अनुपात समान होते हैं तो लाभ का प्रमाण भी कैसा आएगा, समान ही आने वाला। तो आप देख सकते हो 3/14, 3/14। बट हमको आंशिक कीमत को ध्यान में लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, 3 और 3, 3 अनुपात का मतलब है समान अनुपात। तो इनकी जो भी ख्याति है, ठीक है, कौन से प्रमाण में रहेगी, समान अनुपात में रहेगी। तो चलिए हम ख्याति की प्रविष्टि यहाँ पे लिख देते हैं। कौन जा रहा है यहाँ पर, ज्योति जा रही है। तो चालू साझेदार कौन बचे, दीप और गीता। दीप के पूंजी खाते उधार, गीता के पूंजी खाते उधार, और यहाँ पे ज्योति के पूंजी खाते क्या कर देंगे, हम जमा कर देंगे। ठीक है, नई प्रविष्टि कुछ नहीं है, जो हमने पहला सीख लिया है वही है। यहाँ पर सबसे पहले हमें यहाँ पर पेड़ी की ख्याति दी गई है। पेड़ी की ख्याति कितनी दी गई है, पेड़ी की ख्याति 70,000। जिसके ऊपर से हम किसी ख्याति निकालेंगे, ज्योति की, जे की ख्याति, उसके भाग से गुणा कर देंगे। तो 70,000 गुणा उसका भाग कितना था, 3/7।
7, पुराना भाग देखना है आपको, ठीक है, 3/7। तो यहाँ पर ख्याति आएगी 30,000। तो ज्योति की भाग की ख्याति कितनी आई 30,000, तो 30,000 हम यहाँ पर जमा कर देंगे। अब इस 30,000 की ख्याति को इनको समान अनुपात में रखना है, इसका मतलब 15,000 और 15,000, सिंपल समायोजन थी। तो अब आपको ये कैलकुलेशन पता चल गई होगी, अब हमको खाली खतौनी करनी है। तो दीप और गीता के पूंजी खाते उधार पक्ष में नाम किसका लिखेंगे, ज्योति का, और ज्योति के पूंजी खाते के जमा पक्ष में नाम किसका लिखेंगे, दीप और गीता का। तो चलिए खतौनी कर देते हैं इसकी भी। तो चालू साझेदार के पूंजी खाते उधार पक्ष में नाम किसका लिखेंगे, ज्योति का। तो ज्योति के पूंजी खाते, और रकम आपको लिखनी है दीप और गीता में 15,000, 15,000, ठीक है। सामने वाले पक्ष में आते हैं, ज्योति के पूंजी खाते जमा था, नाम किसका आएगा, दीप और गीता का के पूंजी खाते, गीता के पूंजी खाते, और रकम किसके अंदर जाएगी, ज्योति में 15,000 और 15,000। सिंपल समायोजन थी, उम्मीद है आपको समझ में अच्छे से आई होगी। तो यहाँ पर हमने पहली से लेकर 5वीं समायोजन अच्छे से हल कर लिए, केवल हमारी जो छठी समायोजन है वही बची है। तो चलिए पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। नई पीढ़ी की कुल पूंजी पुरानी पीढ़ी की कुल पूंजी जितनी ही रखनी है। तो यहाँ पर जो भी नई पूंजी आएगी, जैसे कि आपको पता है नई पूंजी को हम लिखते हैं शेष आगे ले गए, वो यहाँ पर अब हमको निकालनी है। तो कौन सी निकालनी, जो आप देख सकते हो पुरानी पूंजी कितनी है 3,50,000। तो यहाँ पर फिर से मैं कुछ कैलकुलेशन कर देता हूं। नई पीढ़ी की पूंजी, ठीक है, नई पीढ़ी की पूंजी जो पुरानी पूंजी है उतनी रखनी है। पुरानी पूंजी कितनी है 3,50,000। बट यहाँ पर जो दीप और गीता है ये पूंजी को अपने नए लाभ आने के प्रमाण में रखेंगे। तो नया लाभ आने का प्रमाण आप देख सकते हो कितना दिया था, समान अनुपात दिया था 1:1। तो इस 1:1 में जब आप 3,50,000 को बांटोगे तो यहाँ पर आएगा 1,75,000 और 1,75,000। तो ये भी देख सकते हो कितना सिंपल था, ज्यादा कुछ खास इसके अंदर है नहीं। जो हमारी पुरानी पीढ़ी की कुल पूंजी है उतनी टोटल पूंजी अब ये नई पीढ़ी में भी रखेंगे, ठीक है, बट इनके नए लाभ आने के प्रमाण में। तब कितनी आएगी 1,75,000, 1,75,000, जिसे हम पूंजी खाते के अंतिम शेष के रूप में लिख देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे 1,75,000, 1,75,000। अभी तक हम क्या करते थे कि टोटल करके शेष निकालते थे, बट आज हमें शेष के बारे में पहले से लिखा गया है तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1,75,000, 1,75,000 इनकी नई पीढ़ी की नई पूंजी के रूप में, ठीक है। तो बस सवाल हमारा यहाँ पर पूरा हो चुका है। देख सकते हैं कि अंतिम पूंजी के रूप में हमने यहाँ पर रकम तो पहले से लिख दी है। तो जब आप टोटल करोगे और यहाँ पर जो भी अंतर की रकम बचेगी उसे हमें चालू खाते के रूप में लिखना रहेगा। तो चलिए सवाल तो हमारा पूरा हो गया। अब हम क्या करेंगे, खातों को बंद करेंगे, ठीक है। सबसे पहले बंद करेंगे हम पुनर्मूल्यांकन खाता। पुनर्मूल्यांकन खाते के उधार पक्ष का टोटल ही जाता है 23,000। यहाँ पर हानि आ रही है, ठीक है, 23,000 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 21,000। अब इस 21,000 की हानि को हम इनके पुराना अनुपात 2:3:2 के प्रमाण में बांट देंगे, दीप, ज्योति और गीता। तो अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ जिससे आप इसे आसानी से बांट सकते हो, बार बार आपको गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपके पास ये 21,000 आया है या आप कोई भी लाभ को इनके पुराने प्रमाण बांटते हो तो आप इसी प्रकार से बांट सकते हो। तो 21,000 को आपको इनके टोटल से भाग दे देना है। इनका टोटल कितना होगा 7। तो जब आप 7 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 3,000। 3,000 गुणे 2 करेंगे तो कितना आएगा 6,000। 3,000 गुणे 3 करोगे तो यहाँ पर आएगा 9,000। और फिर से 3,000 गुणे 2 करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 6,000। तो इस प्रकार से भी आप आसानी से बांट सकते हो, बार बार आपको कैलसी का उपयोग नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हानि आई है, कहाँ लिखेंगे, उधार पक्ष में पुनः मूल्यांकन खाता, या आप हानि भी लिख सकते हो 6,000, 9,000, 6,000, ठीक है। तो चलिए अब हम पूंजी खाता ही बंद कर देते हैं। सबसे पहले बंद करेंगे हम ज्योति का खाता और उसकी जो भी लेनी रकम आएगी हम उसे लोन के रूप में रखेंगे। तो जमा पक्ष का टोटल ही ज्यादा है 1,92,000, जिसे आपको दोनों तरफ लिखना है, ठीक है, 1,92,000। तो जब आप इस रकम में से इन दोनों रकम को माइनस करोगे तो यहाँ पे लिखेंगे लोन खाते या ज्योति के लोन खाते, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा
77,000। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो दीप और गीता है उनका खाता भी बंद करेंगे। बट आप देख सकते हो कि पहले से हमने शेष यहाँ पर लिख दिए। अब आपको ये देखना है कि टोटल किस तरफ का ज्यादा है। तो जब आप टोटल करके देखोगे तो उधार पक्ष का दोनों का टोटल यहाँ पर ज्यादा आ रहा है, ठीक है। दीप का आ रहा है यहाँ पर 2 लाख और गीता का भी आ रहा है यहाँ पर 2 लाख, जिसे आपको दोनों तरफ लिख देना है, ठीक है। बस अब आपको माइनस करना है और जो भी अंतर की रकम आएगी उसे हम चालू खाते लिखेंगे, ठीक है। चालू खाते, यहाँ पे आएगा 92,000 और यहाँ पर भी 92,000, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो लोन आई है ज्योति की उसे हम पूंजी दायित्व पक्ष में लिख देंगे और यहाँ पर जो पूंजी खाते की शेष है जिसे हमने लिखा है शेष आगे ले गए 1,75,000 और 1,75,000 और इसे भी पूंजी दायित्व पक्ष में पूंजी खाते के रूप में लिख देंगे, ठीक है। बट आप इधर देख सकते हो कि हमने यहाँ पे लिखा है चालू खाता। चालू खाते की शेष कहाँ पर आई है, जमा पक्ष में। तो आपने क्या सीखा, इसे हम डायरेक्ट कहाँ लिख सकते हैं, संपत्ति लेना पक्ष में। ये तो हमारा रट्टा मारना हुआ, ठीक है। यहाँ पर जमा पक्ष में आया, इसका मतलब संपत्ति लेना पक्ष में डायरेक्ट लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, चालू खाता। बट आप एक्चुअल में जब देखोगे तो ये कहाँ लिखा जाना चाहिए, चालू खाते में, क्योंकि यहाँ पर पूंजी खाते में हमने लिखा है चालू खाता। तो एक्चुअल में तो इसकी एंट्री कहाँ जानी चाहिए, चालू खाते के उधार पक्ष में, क्योंकि हमने यहाँ पर जमा लिखा है। तो ये कहाँ लिखी जाएगी, चालू खाते के उधार पक्ष में, ठीक है। एक्चुअल अगर आप समझो तो सही में एंट्री इसकी कहाँ होनी चाहिए, चालू खाते के उधार पक्ष में। तो फिलहाल तो मैंने यहाँ पर चालू खाता नहीं बनाया, बट मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर कुछ एंट्री करके बता देता हूँ, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर जो जगह बची है वो चालू खाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पूंजी खाते में कहाँ लिख दिया है, जमा पक्ष में। तो एक्चुअल में इसकी एंट्री कहाँ होगी, चालू खाते के उधार पक्ष में। क्या लिखेंगे, पूंजी खाते, और जिसकी भी रकम आई है उसकी कॉलम में लिख देंगे। जैसे कि दीप की आई है 92,000 और गीता की भी कितनी आई है, 92,000। इस प्रकार जब आप चालू खाते का टोटल करोगे तो शेष कितनी बचेगी, 92,000 और 92,000, ठीक है। मैं यहाँ पर केवल आपको समझाने के लिए ये लिख रहा हूँ, आपको नहीं लिखना है, ठीक है। यहाँ पे भी लिख देंगे 92,000 और 92,000 और इनकी यहाँ पर जो शेष बचेगी, यहाँ पर तो कुछ जमा पक्ष में होगा नहीं चालू खाते में माइनस करने के लिए, तो पूरी की पूरी शेष को हम लिख देंगे 92,000 और 92,000। और चालू खाते में एक्चुअल में मैंने ये क्या बनाया है, चालू खाता बनाया है, ठीक है। तो एक्चुअल में चालू खाते में क्या लिखोगे आप, यहाँ पर शेष आगे ले गए, ठीक है। तो अगर आप चालू खाता बनाना चाहो तो आप चालू खाता बना सकते हो, जिससे आपकी एंट्री एकदम सही मानी जाएगी, ठीक है। और अगर आप डायरेक्ट संपत्ति लेना पक्ष में लिख दोगे तब भी यहाँ पर चलेगा। तो यदि आप यहाँ पर से देखकर संपत्ति लेना पक्ष में चालू खाता लिख दोगे तब भी सही है। और सही में अगर आपको समझना है तो चालू खाते में जो जमा पक्ष में एंट्री आएगी उसे हम लिखेंगे शेष आगे लेके। अब इसे हम कहाँ लिखेंगे, संपत्ति लेना पक्ष में। तो ये जो मैंने आपको समझाने के लिए बताया ये आपको लिखना नहीं है, ठीक है। चालू खाता मैंने नहीं बनाया था, इसलिए मैंने पूंजी खाते में आपको समझा दिया कि ये तो चालू खाते की शेष है एक्चुअल में कहाँ लिखी जाएगी, चालू खाते में लिखी जाएगी। क्या लिखेंगे, पूंजी खाते के रूप में, और इसका टोटल कर लेंगे क्योंकि चालू खाते में तो और कुछ लिखना नहीं है। तो पूरी की पूरी क्या बनेगी, इसकी ये शेष बनेगी, जिसे हम संपत्ति लेना पक्ष में लिख देंगे। चलिए एंट्री करते हैं। यहाँ लिख देंगे पूंजी खाता, दीप और गीता 1,75,000, 1,75,000। तो टोटल पूंजी कितनी बन जाएगी, जो पुरानी पीढ़ी की पूंजी थी 3,50,000। और यहाँ पे लिख देंगे जे की लोन की रकम, कितनी लोन की रकम थी यहाँ पर, 1,77,000, 1,77,000। अब यहाँ पर जैसे कि पता है आपको चालू खाता लिखना है, चालू खाता। शेष बची थी दोनों की, दीप और गीता की 92,000 और 92,000। बाहर कर देंगे 1,84,000। अब रोकड़ खाता भी हम यहाँ पर बंद कर लेते हैं। फिलहाल रोकड़ खाते में कोई एंट्री तो नहीं आई, तो वही उसकी क्या बन जाएगी, शेष बन जाएगी 22,000। यहाँ लिख देंगे शेष आगे ले गए, ठीक है, 22,000। रोकड़ में यहाँ पे लिख देंगे रोकड़ खाता, ठीक है। संपत्ति लेना पक्ष में लिखेंगे 22,000। तो इस प्रकार से सभी बाकियों को मैंने यहाँ पे रख दिया, पूंजी भी लिख दी है, लोन की रकम भी लिख दी है, चालू खाते के शेष भी यहाँ पे लिख दिए और रोकड़ खाता भी हमने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। तो अब आपको आखिरी में खाली क्या करना है, इसका टोटल करके देखना है, ठीक है। तो जब आप टोटल करोगे तो दोनों पक्ष का टोटल कैसा आ रहा है, यहाँ पर समान ही आ रहा है, 6,22,000, 6,22,000। इस प्रकार से हमारी पक्के कल्पना का टोटल समान आ चुका है। तो सवाल एकदम इजी था ये वाला भी,
केवल नया पॉइंट किसका था, पूंजी का। पूंजी में क्या लिखा था कि जो पुरानी पूंजी उतनी हमको रखनी है दोनों के लिए और उनके नए लाभ आने के प्रमाण में, तो समान अनुपात था, तो इसलिए उनकी पूंजी क्या है 1,75,000, 1,75,000, ठीक है। और नया कुछ नहीं था इसके अंदर। और जो अभी मैंने आपको यहाँ पर समझाया चालू खाते के बारे में कि चालू खाता एक्चुअल में लिखा कहाँ जाएगा, चालू खाते में। अगर आप इसकी डायरेक्ट एंट्री पे संपत्ति लेना पक्ष में लिख दोगे तब भी तो वो सही है, बट अगर आपको समझना है अच्छे से कि चालू खाता एक्चुअल में लिखा कहाँ जाएगा, तो वो चालू खाते में लिखा जाएगा, ठीक है। तो चालू खाते को यहाँ पर जमा है, तो चालू खाते के उधार पक्ष में मैंने यहाँ पे लिखा पूंजी खाता, क्योंकि कहाँ से लाए हम ये पूंजी खाते से 92,000 और 92,000, और एक्चुअल में चालू खाते में अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो टोटल कर लेंगे हम, जिसे हम दोनों तरफ लिखेंगे और चालू खाते के अंतिम शेष को लिख देंगे यहाँ पे, शेष आगे ले गए, तो इस एक्चुअल के शेष को हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर संपत्ति लेना पक्ष में, ठीक है। तो अगर आपको समझना है अच्छे से तो मैंने यहाँ पर आपको चालू खाता बना के बता दिया था, ठीक है। तो उम्मीद है आपको सवाल अच्छे से समझ में आया होगा आज का भी। तो आज की वीडियो में अब हम इतना ही रखेंगे, मिलेंगे फिर से आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।